नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए नंदिता जी। हमने पहले भी शो किया था तो हमने कहा कंटिन्यूशन जारी रखते हैं। सैफ अली खान पे इतनी बड़ी न्यूज आ जाए तो हम मिस कैसे कर दें। एक गाना है जो मुझे याद आता है, जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई फाइनली। सैफ अली खान की रीढ़ की हड्डी में 2.5 इंच का चाकू क्यों घुसा, कैसे घुसा, उसकी जो असली कहानी थी वो निकल कर आ गई। देखिए, जमाना ऐसा है कि आप कितना गहरे से गहरा राज हो, खुलकर सामने आ जाता है। 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है इंडिया की, और सबके सब टैलेंटेड लोग हैं, सबके पास दिमाग है, और सब इस्तेमाल करना जानते हैं। तो फाइनली बात आ गई। नंदिता जी, इतनी बड़ी डेवलपमेंट आई है, मुझे तो हंसी आ रही है कि ये आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस टू कम आउट। बट देखिए, ये लोग बॉलीवुड के हैं, ये लोग छुपाने में माहिर हैं, खेल खेलने में माहिर हैं। ओवर टू यू जी। गायत्री जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को, सारी भी व्यूअर्स को मेरा बहुत बहुत नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। हम लोगों ने वैसे सोचा था कि अब सैफ अली खान को बहुत छोड़ देते हैं, बहुत हो गया, इतना सैफ अली खान हो गया। मगर इतना इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आ गया कि उसको हम लोग छोड़ ही नहीं पाए, और हमने कहा इसको कंटिन्यूएशन में हम तब तक करते रहेंगे जब तक कुछ ना कुछ आता नहीं रहेगा। और इस समय गायत्री जी, हम 15,000 करोड़ की जो एक ठुकाई हुई है, जो निकलने वाला है हाथ से, जो फिसलने वाला है पटौदी खानदान के, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा आपकी व्यूअर्स को बैकग्राउंड दे दूं कि एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है, और ऐसा जो 15,000 की जो करोड़ की जो प्रॉपर्टी है वो है क्या, और वो कहाँ से आई, और सैफ अली खान उसका उत्तराधिकारी कैसे बन जाते हैं, और बने तो कोर्ट ने उनको कौन सी लताड़ा लगाई है कि जो उनके हाथ से अब ये प्रॉपर्टी फिसलने वाली है। हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा पहले मैं जाऊंगी जिन्ना के टाइम पे। जिन्ना का प्लान ये था कि भारत में 100 से ज्यादा रियासतें ऐसी थी जहां पर कि मुस्लिम जो है वो रूल कर रहे थे, और जिन्ना ने कभी भी इस चीज से अपने आप को अलग नहीं किया। उसका हमेशा था कि मुझे पाकिस्तान चाहिए, मुझे मुसलमानों के साथ रहने के लिए मुसलमानों का एक अलग देश चाहिए। तो उसका जो प्लान था कि 100 रियासतें हमारे पास में हैं, और उन 100 रियासतों में भारत में हम 100 पाकिस्तान खड़े कर देंगे उन लोगों के साथ में जो जिनको उसने यहाँ पे छोड़ा हुआ था। लेकिन हुआ क्या था कि पार्टीशन के टाइम पे जिन्ना भी अड़ गया था इस बात पर लेकर के, जो बादशाह हैं, जो नवाब हैं, वो डिसाइड करेंगे कि उनको कहाँ जाना है, उनको अपना जो नवाब वाला जो एरिया है उसको वहीं पे रहना है, या उसको उनको कहीं पे शिफ्ट करना है। इसमें जब बात हुई थी तो भोपाल के जो नवाब थे फैज तलब खान, इनके बारे में मैं भी आप बाद में बताऊंगी कौन है फैज तलब खान। फैज तलब खान वांटेड टू गो टू पाकिस्तान, ठीक है। और 25 जुलाई 1947 में एक मीटिंग हुई थी माउंट बैटन के साथ में सरदार पटेल की, प्रिंसली स्टेट की मीटिंग थी उसमें, और सरदार पटेल ने उस समय ही कन्विंस्ड माउंट बैटन कि आप ये बात बोल दीजिए कि प्रिंसली स्टेट वाले जो हैं अगर वो शिफ्ट करना चाहते हैं तो वो शिफ्ट करें, लेकिन वो बाउंड्री जहां पे है हमारे देश की, उसके पास वो नहीं जा सकते हैं। तो उस समय क्या हुआ कि फैज तलब खान ने वहां से हट करके, वो शायद जो आज हमका हमारा गुड़गांव है वहां से निकल करके वो चले गए थे भोपाल में। तो जो, और वो दूसरे देश में वो नहीं जा सकते थे, ये दिस वाज अंडरलाइन कि आप दूसरे देश में नहीं जा सकते, आप सिर्फ एक बाउंड्री को टच, उस जगह को जो बाउंड्री में नहीं आती वहां पे आप उसको टच नहीं करेंगे। आसपास है तो आप मर्ज कर सकते हो पाकिस्तान में, मर्ज कर अगर सकते बॉर्डर। हैं, हाँ। अदरवाइज ये हाँ नहीं कि एग्जैक्टली। आप बैठे हो मध्य प्रदेश के अंदर तो मध्य प्रदेश से उठ के आप बोलो हम पाकिस्तान में जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं था। और मतलब इसका कंटिन्यूटी। इसका एग्जाम करेक्ट, और इसका एग्जाम्पल है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को चॉइस दिया गया था कि आप अगर इंडिया में रहना चाहते हैं तो आप इंडिया में रहिए, अगर आप पाकिस्तान में जाना चाहते हैं तो आप पाकिस्तान में जाइए। तो दे चोज टू स्टे इन इंडिया, जिसको हम पीओके बोलते हैं, और जो कि इस समय हमारे क्रक्स बना हुआ है, ऑक्यूपाइड जिसको हम कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमारा करके रखा हुआ है। भोपाल के नवाब का जो सपना था वो टूट गया क्योंकि वो पाकिस्तान नहीं जा पाया था। उसके बाद में 1971 में इंदिरा गांधी ने जितने भी नवाबों को जो राइट्स मिले हुए थे वो सारे के सारे नल एंड वॉइड कर दिए थे 1971 की वॉर के बाद में। तो और उसकी जो स्टोरी है वो क्यों किया था उन्होंने, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मोटा मोटी क्या हुआ कि 1968 में एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट आया। अब एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट क्या होता है, सिंपल सी भाषा में, जो लोग पाकिस्तान चले गए थे और अपने मन से गए, जबरदस्ती से गए, डर के गए, या जैसे भी वहां से चले गए थे, या गद्दारी करके गए, दिस इज ऑल्सो द वर्ड, गद्दारी करके भी गए, उनकी प्रॉपर्टी जो वो छोड़ कर गए थे वो थी शत्रु
शत्रु संपत्ति उसको माना गया था, एनिमी प्रॉपर्टी मानी गई थी। अब अगर हम आते हैं इसके ऊपर की कहानी पटौदी फैमिली की जहां से शुरू होती है, तो वो जो नवाब जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, फैज तलब खान ने अपना जो घर था वो उसका उत्तराधिकारी बना दिया था अपनी बड़ी बेटी को, आबिदा सुल्ताना को उन्होंने उत्तराधिकारी बना दिया था। मगर आबिदा सुल्ताना का मन यहाँ पे शायद लगा नहीं था, तो वो पाकिस्तान चली गई। उनके हस्बैंड थे नहीं थे, मुझे इस बारे में कुछ न्यूज नहीं है, मेरे को नहीं, कहीं पे मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, मुझे नहीं मिला, बट डेफिनेटली शी वेंट अवे विथ हर सन्स। और जब वो चले गए तो उनकी प्रॉपर्टी कायदे से एनमी प्रॉपर्टी हो जानी चाहिए थी, मगर उस प्रॉपर्टी पे उनकी जो छोटी बहन थी साजिदा सुल्ताना ने अपने आप को उत्तराधिकारी उसका घोषित कर दिया, जबकि वो अकॉर्डिंग टू द लॉ वो पॉसिबल नहीं था। मगर उस समय जो गवर्नमेंट थी नेहरू की, कांग्रेस की अगर आप बात करिए, तो वो जो गवर्नमेंट चलती चली आ रही थी, तो उसके हिसाब से उन्होंने बहुत इजीली अपने आप को उसको उत्तराधिकारी कर दिया था। फिर उसके बाद में साजिदा की शादी होती है इफ्तिखार अली खान से, वो उनके हस्बैंड थे, उनसे उनको हुए 2 बेटे। गायत्री जी एक चीज ध्यान रखिएगा कि मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं मालूम है कि मंसूर अली खान जो सैफ अली खान के बेटे हैं और साजिदा के जो बेटे, मंसूर अली खान जो सैफ अली खान के फादर हैं, और साजिदा के जो बेटे थे उनके एक और भाई था, और उस भाई का नाम था शेर अली खान। हमको सिर्फ आज तक ये बताया गया है कि मंसूर अली खान, बट उनका एक और भाई था, और उस भाई के बारे में क्यों नहीं बताया गया आज मैं बताती हूँ। इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि वो पाकिस्तान आर्मी में मेजर जनरल और आईएसआई के डिप्टी डायरेक्टर थे तो नहीं बोलूंगी, था। अब ये कहानी लेकर आती हूँ। इफ्तिकार अली खान, मंसूर अली खान, मतलब सैफ अली खान के पिता मंसूर अली खान का एक भाई शेर अली खान, जो कि मतलब इसके चाचा या ताऊ, सैफ अली खान के चाचा या ताऊ जो भी बोले, वो चले गए पाकिस्तान में और आईएसआई के लिए काम कर रहे थे। इमेजिन, तभी प्रेम उनके बारे समझ में में आया? अब समझ प्रेम, में आया। पाकिस्तान का प्रेम समझ में आया आपको कि क्यों इतना ज्यादा पाकिस्तान हो जाता है इन लोगों का। अच्छा, एक चीज और थी, कांग्रेस ने उस बीच में एक गेम खेला था गायत्री जी, जिसमें कि अगर आपके 10 भाई भारत में थे और अगर उसमें से 9 भाई पाकिस्तान चले जाते हैं और एक रह गया, पीठ पीछे यहाँ पे रह गया, तो उन 9 भाइयों को डेड मानते हुए, मरा हुआ मानते हुए, उसकी जो प्रॉपर्टी थी, वो जो भाई यहाँ पे रह गया था भारत में, उसके नाम पे कर दी गई थी। ये कांग्रेस का बहुत बड़ा गेम था। और उसके बाद में हम थोड़ा सा अगर पॉलिटिकल उसमें मैं अगर जाती हूँ, तो जाकिर हुसैन की अगर मैं बात करती हूँ, जाकिर हुसैन कौन? जाकिर हुसैन जो है वो सलमान खुर्शीद के पूर्वज थे, ठीक है। और पूरा का पूरा परिवार जो है, जाकिर हुसैन का पूरा परिवार पाकिस्तान बनाने की मांग कर रहा था, और उसमें से 7 भाई, 7 ब्रदर्स वेंट अवे टू पाकिस्तान। 5 जो है वो 7 भाई थे, उसमें से 5 पाकिस्तान चले गए, 2 इंडिया में रह गए। 2 इंडिया में जो रह गए, एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बन गए और एक जामिया मिलिया इस्लामिया में वाइस चांसलर बन गए। तो आप ये एक मतलब जो जहर उगला गया या जो जहर पकाया गया था, आप ये सोचिए कि जाकिर हुसैन जो बाद में प्रेसिडेंट बने, उनका जो है पूरी फैमिली वो पाकिस्तान जाना चाहती थी। सलमान खुर्शीद का वो पूर्वज थे। तो ये पूरा सब कांग्रेस का जो है वो सब उनका किया धरा है कांग्रेस का, क्योंकि उन्होंने इतना इजी एक प्लेटफॉर्म बना करके तैयार करके रख दिया था कि आप प्रॉपर्टी, आपने बहुत सारी प्रॉपर्टी, आप 11 मुझे याद नहीं है, बहुत सारी प्रॉपर्टी एज ए पाकिस्तान आपने ले लिया। उसके बाद में इंडिया में भी जो प्रॉपर्टी बची उसको भी आपने लेने के लिए पूरा का पूरा कानून को टर्न कर दिया, पूरा चर्न कर दिया था, ठीक है। अब हम इसके बाद में आते हैं कि जो 15,000 करोड़ का जो इस समय प्रॉब्लम शुरू हुई है, वो क्या हुई है? प्रॉब्लम शुरू हुई है 2016 में। मोदी गवर्नमेंट ने जो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट था उसको रिवाइज किया है। उन्होंने उसको चेंज नहीं किया है, उसको उन्होंने रिवाइज किया है। और रिवाइज करने में उन्होंने ये बोला कि जो लोग चले गए यहाँ से, छोड़ करके यहाँ से जा चुके हैं, उनके पीछे जो प्रॉपर्टी रह गई है वो प्रॉपर्टी वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो गई है। वो प्रॉपर्टी को आप अपना उत्तराधिकारी चूज करके आप उसके ऊपर राज नहीं कर सकते हैं।
मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में शिवराज सिंह जी के टाइम पर एक नोटिफिकेशन कर दिया था उन्होंने, और उसमें उन्होंने बोला था कि आबिद जी जी, ये वाला पॉइंट दोबारा रिपीट करिएगा, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स को थोड़ी कंफ्यूजन हो। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सैफ अली खान के जो दादाजी थे, उनके दो बेटे थे, मंसूर अली खान और शेर खान। मंसूर अली शेर अली खान की खान हर कोई बात करता है कि बहुत बड़े क्रिकेटर थे, सुपर्ब थे, जिनके साथ शर्मिला टैगोर ने कन्वर्ट होकर निकाह कर लिया निकाह। था। शेर खान की कोई बात नहीं करता है। जो बंदा इस वक्त, मतलब जो बंदा पाकिस्तान आर्मी में मेजर जनरल था और आईएसआई का डेप्यूटी डायरेक्टर, कैन यू इमेजिन द पोस्ट ही वेंट टू? एंड कैन यू इमेजिन इन लोगों ने कितनी मुखबरी की होगी, या कितने कितने इन्फॉर्मेशन जो भी इनके साथ शेयर किए होंगे, तभी बॉलीवुड को इनसे इतना ज्यादा प्यार है, सलमान खुर्शीद को प्यार है, तभी जो बॉलीवुड है वो कांग्रेस को ज्यादा पसंद करती है, तभी ये सारे तीनों खानों का जो दिल है वो कांग्रेस के लिए धड़कता है, और कांग्रेस का दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। पी चिदम्बरम को मैं कभी नहीं भूलूंगी, जिनकी वजह से डिमोनेटाइजेशन किया गया, जिनके रहते हुए फाइनेंस मिनिस्टर देश में फेक करेंसीज का अंबार लग गया, और सो मच सो कि डिमोनेटाइजेशन करना पड़ा। और डिमोनेटाइजेशन करने के बाद सबसे बड़ा धक्का किसे लगा? पाकिस्तान कटोरा लेकर घूम रहा है दुनिया में। अब सोचिए कितने इनके गहरे तार है, जिसी को बोलते हैं इकोसिस्टम। और बहन ने अपनी बड़ी बहन की जायदाद पे कब्जा कर लिया। एक बात, क्या रूल बनाया कांग्रेस ने कि भाई एक बहन वहां चलेगी तो दूसरी बहन कब्जा कर ले। वेरी गुड। तो फिर जी, भाई चले जाए, सारे भाई 10 11 12 जितने भी भाई हैं सब चले जाए, अगर एक भी पीछे रह गया उस पूरी भीड़ में से, पूरी जमात में से, जो इनको बच्चों का जो जमात है उसमें से अगर एक भी पीछे रह गया, वो पूरी प्रॉपर्टी का उसका मालिकाना हक उसका बन जाता है। तो इसी चीज के लिए एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट को मोदी सरकार ने, मोदी जी ने उसको रिवाइज किया है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, उसको रिवाइज किया है, उसको चेंज नहीं किया है। ठीक है। और उसमें इसको करते हुए शिवराज सिंह चौहान जी की जो गवर्नमेंट है उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि आबिदा बेगम यहाँ से चली गई हैं। ठीक है। उनके बाद में जो उनकी प्रॉपर्टी थी वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो जाती है, ना कि उनकी छोटी बहन साजिदा की प्रॉपर्टी होती है। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो सैफ अली खान उसके उत्तराधिकारी कैसे बन जाते हैं? अगर वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है तो उसका अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताऊं, सैफ अली खान का बड़ा पटौदी महल से बहुत ज्यादा प्रेम इसलिए है ना, क्योंकि वहां पे उनकी जो खेलने कूदने की, जब वो बचपन में छोटे से थे तो उनकी खेलने कूदने की जगह जो थी, नूर उस सुबह और दर उस सलाम और समथिंग ऑफ हबीबी करके, बैंगलो ऑफ हबीबी करके, तो बंगलो ऑफ हबीबी, यहाँ पे वो खेला कूदा करते थे। और वो उनके हाथ से, उनके सामने उनका सपना चूर हो रहा है, क्योंकि वो शायद उन्होंने अपने बच्चों को भी दिखाई होगी कि बेटा देखो, मैं जब छोटा था तो मैं यहाँ पे आके खेलता था, और ये सारी की सारी जमीन, ये सारी प्रॉपर्टी हमारी है। तो जब ये नोटिफिकेशन आया था गवर्नमेंट की तरफ से, तो सैफ अली खान ने उसको हाईकोर्ट में, मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट में उसको चैलेंज किया था। और जब चैलेंज किया था तो उसके ऊपर स्टे ऑर्डर आ गया था। एज पर द रूल, एनिमी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की ही होती है, वो गवर्नमेंट की होती है। अच्छा, फिर उन्होंने, हाईकोर्ट ने जब दोबारा इसको ओपन किया, जो उस चैलेंज के बाद में, तो उन्होंने, हाईकोर्ट ने कहा कि हम आपको 1 मंथ का टाइम देते हैं ये अपील करने के लिए कि जो प्रॉपर्टी है उसके उत्तराधिकारी आप हैं। एंड दैट वाज ऑन 13 दिसंबर 2024। ठीक है, वो होता है। उसके बाद में उन्होंने उसको 12 जनवरी 2025 में उनको जो है इस चीज को लेकर के कोर्ट में जाना था। इधर इन्होंने क्या किया, मुझे लगता है कि अटेंशन डिविएट करने के लिए, या टू बाय द टाइम, उन्होंने क्या किया कि अपने पर ही अटैक करवा दिया है। और ये जो अटैक हुआ है इसमें भी इतने सारे लूप होल्स हैं गायत्री जी, जो धीरे धीरे करके जब हम और ज्यादा रीड कर रहे हैं, हम जब और ज्यादा उसकी पढ़ते चले जा रहे हैं, तो समझ में आ रहा है कि शायद सैफ अली खान ने इतना बड़ा हमले की बात जो बोली है, क्या अपने आप को उन्होंने अंडरग्राउंड कर लिया था लीलावती हॉस्पिटल में? क्योंकि जब वो लीलावती हॉस्पिटल से बाहर निकल करके आए हैं तो वो तो शेर की तरह चल रहे हैं, जो कि वहां के डॉक्टर्स ने बोला था कि ही वॉज लुकिंग लाइक अ टाइगर व्हेन ही वॉकड इन। ये मतलब आपने भी जो डाला है इसमें कोई देख के कह सकता है कि he is now also ये looking जिम like से a tiger। आउट लग रहा है कि अरे इनको वो इनके उसमें स्पाइन में किसी ने 2.5 इंच का चाकू घुसा दिया था, कहीं से लग रहा है इनको देख के। ये हॉस्पिटल से पता निकल है, कर बाहर निकलने वाली फोटो है जी। ये हॉस्पिटल में ये लग रहा है जैसे जिम से बाहर आ रहे हैं। ही इज लुकिंग सो फ्रेश।
बाल बाल देखिए बुरे अच्छे तरीके से जेल वेल लगा करके कोम करके रखा है, दाढ़ी वाड़ी सब बनी हुई है, एंड द वे ही इज वॉकिंग। कहती थी सबसे सरप्राइजिंग इस बात को है क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि अगर 2 mm चाकू और अंदर चला गया होता तो उस समय ये पैरालाइज भी हो सकते थे। तो जो आदमी हु वाज सो क्लोज टू गेटिंग पैरालाइज्ड, कैन ही वॉक दिस वे? हमारी नॉर्मल एक छोटी सी सर्जरी होती है तो हम लोग चलने में भी हमको प्रॉब्लम होती है, और जिस तरीके से थम्स अप दिखा करके बाय बाय करके जो इनका तरीका है करके वो आ रहे थे, वो तो कहीं से भी मुझे नहीं लग रहा था। अब इनकी मैं अगर बात करूं, मुझे लगता है कि करीना कपूर का सपना बहुत बड़ा है, वो टूट गया। देखिए मैं 2+2 करने की कोशिश कर रही हूँ। क्या हो सकता है, क्योंकि ये जो एनिमी प्रॉपर्टी के बारे में जितनी बड़ी 15,000 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है हाथ से निकल जाएगी, तो मुझे लगता है दुख तो होगा। और शायद इसी प्रॉपर्टी को देखते हुए, बिकॉज करीना कपूर एंड करिश्मा कपूर, वो दोनों लोग, दोनों बहनें जो हैं, दे आर नोन टू बी गोल्ड डिगर्स। करिश्मा कपूर ने संजय कपूर के साथ में शादी किया। शादी करने के बाद में जिस तरीके से डिवोर्स देकर के एलिमनी और जितना पैसा निकाल सकते थे वो सारा निकाला। करीना कपूर ने शादी किया सैफ अली खान से, जबकि उनकी एज में कितना डिफरेंस है। सारा अली खान के मेरे ख्याल से 19-20 का या 2-3-4-5 साल का ही अंतर होगा। और शादी का वो सैफ अली खान को अंकल करके बुलाती थी करीना कपूर। तो वॉज इट दिस कि इतना बड़ा प्रॉपर्टी देखकर करीना कपूर ने शादी किया? शादी करने के बाद में जब हाई कोर्ट से इस जो नोटिफिकेशन आया था, हाई कोर्ट में जो अपील दायर किया था, उसका 1 महीना जो दिया था वो टाइम खत्म हो गया था, और सैफ अली खान के पास में कुछ भी नहीं था कोर्ट में जाकर के बताने के लिए, बिकॉज 2016 में ऑलरेडी ये एक्ट को मोदी सरकार ने रिवाइज कर दिया है। तो क्या ये हो सकता है कि जस्ट टू डिविएट द अटेंशन, मीडिया फ्रेंजी क्रिएट करने के लिए उन्होंने इस तरीके का काम किया है? एक सवाल मेरे दिमाग में और आता है गायत्री जी, कि इतना हाई प्रोफाइल एक्टर है और सिक्योरिटी लेकर वो घूमते हैं, उनकी बिल्डिंग में उनकी मेरे ख्याल से 6th फ्लोर तक सीसीटीवी कैमरा है। 6th फ्लोर के ऊपर सीसीटीवी कैमरा वहां पे शायद नहीं है, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि जो मैंने बॉलीवुड में मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनसे मैंने पता किया, तो उनसे मुझे पता लगा था। तो सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं रखा गया? क्या कुछ ऐसे लोगों का वहां पे आना जाना था जिसको अगर वो सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हो जाते तो दैट वुड हैव गॉन अगेंस्ट सैफ अली खान? मुझे ये लगता है, क्योंकि आप सब जगह इतने बाउंसर्स लेके आप चलते हो, सब जगह है, घर में आपने नहीं रखा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि घर का सीसीटीवी आपका नहीं चल रहा है, पूरा जो आपका कॉरिडोर है वहां का सीसीटीवी नहीं चल रहा है, स्टेयर्स पे सीसीटीवी नहीं चल रहा है? तो जो क्रक्स है, जो संशोधन किया गया है एनमी प्रॉपर्टी एक्ट में, उसमें मुझे लगता है कि वो सैफ अली खान के अगेंस्ट में चला गया है। और जो पाकिस्तान जो लोग चले गए हैं, उनके पीछे जो पूरी सीरीज जो रह गई थी, 1 2 4 10 12 बच्चों की जो सीरीज रह गई थी, उनका सारा मालिकाना हक अब हट गया है। उनको उस प्रॉपर्टी पे वो उनका, जैसे पटौदी फैमिली का मैं बताऊं, कि जो उनका पटौदी महल है, उससे पटौदी फैमिली की जो राइट था, दैट हैज बीन सीज्ड नाउ। वो उसको अगर चाहे कि बेच दें, वो उसको चाहे कि एक पार्ट उसको किसी और चीज में लगा दे, वो अब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये राइट उनका सीज कर दिया गया, और उनकी जो एप्लीकेशन थी दैट हैज बीन डिसमिस्ड बाय द गवर्नमेंट, बाय द हाई कोर्ट। तो मुझे ये लगता है कि शायद ये कहीं पे प्रॉपर्टी का जो हनन हुआ है, एक तरीके से हनन ही मैं बोलूंगी, तो शायद उसी के लिए पूरा का पूरा स्टोरी बनाई गई थी, एक सिंपैथी वेव के लिए, जो कि बाउंस बैक कर गई। क्योंकि जैसे आपने बताया कि बहुत सारे लोग हैं हिंदुस्तान में जिसके पास, सबके पास अपना दिमाग है, और हम लोग अब सुशांत सिंह राजपूत के बाद में 2+2 करने में हम लोग बहुत माहिर हो गए हैं। तो हमें जरूरत भी कई बार नहीं पड़ती है कि हम कुछ पढ़ें लिखें देखें, बस हमको अपना दिमाग लगाना होता है, बहुत सारी चीजें दे ऑल फॉल इनटू प्लेस। जी गायत्री जी। दैट डे व्हेन वी वर डिस्कसिंग, उस दिन भी हमने यही बोला था ना, या तो घर के अंदर का मामला है इनका, तो मेड के साथ भी आ रहा है, सोशल मीडिया पे यही चल रहा है कि भाई करीना आई होगी, मेड के साथ देख लिया होगा और उनको अच्छा नहीं लगा होगा कि भाई सब कुछ तो छोड़ो, तुम तो मेड को भी नहीं छोड़ रहे हो। इस तरीके की बातें भी चल करेक्ट। रही है। आई एम नॉट वाउचिंग फॉर इट, आई एम नॉट डिनाइंग इट, आई एम नॉट एक्सेप्टिंग इट, आई एम सेइंग व्हाट सोशल मीडिया में जो चल रहा है बेसिकली, एंड एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट करेक्ट। इट। सो करेक्ट। दिस इज हिलेरियस। एक चीज और है, आपने जो भी कैमरे वाली बात की वो मुझे बहुत सही लग रहा है, क्योंकि आप ये बताइए, इतने हाई प्रोफाइल लोग इतनी सिक्योरिटी में रहने वाले हैं, यू डोंट हैव सीसीटीवी कैमरास, क्या मजाक कर रहे हो? या जनता को सी एग्जैक्टली। समझ रखा है आप लोगों ने, राइट? और सी अच्छा समझ एक रखा चीज, है, सी। हम्म। नंदिता जी एक चीज और देखिए ना, अचानक से जो लोग जब पहले उस पे हावी हो रहे थे, विजय दास, विजय दास,
विजय दास का अब नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? नहीं आ अब रहा है। विजय दास के अब अटैकर के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे लगता है इन्होंने ना मुंबई पुलिस में पंगा ले लिया है गायत्री जी। पटौदी फैमिली ने, सैफ अली खान की फैमिली ने मुंबई पुलिस से, क्योंकि देखिए मुंबई पुलिस अब जब पीछे अगर पड़ गई है, ये पता लगा कि वो बांग्लादेशी है। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट तो ये हो गया कि वो बांग्लादेशी है। मुस्लिम है आप ये छोड़ दीजिए, बट बांग्लादेशी होने की वजह से जिस समय देवेंद्र फडणवीस जी जिस तरीके से इस समय सुपर एक्टिव हो रहे हैं अगेंस्ट दीज पीपल, तो मुझे, क्योंकि पुलिस जो है वो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पर काम करती है। गवर्नमेंट का ऑर्डर ये है कि जितने भी बांग्लादेशीज हैं, जितने भी रोहिंग्या हैं, इनको लात मार के बाहर निकालो। उसके ऊपर अगर पुलिस ने काम करना शुरू कर दिया तो बहुत सारे ऐसे स्केलेटन्स हैं, बहुत सारी ऐसी अलमारियां होंगी सैफ अली खान के घर में गायत्री जी, जो खुलेंगी तो बहुत सारे कंकाल और बहुत सारे स्कल्स बाहर निकल के आएंगे। इन्होंने पंगा ले लिया है। इनको शायद ये लगा कि ये पहले की गवर्नमेंट है कि आप आराम से पुलिस को अपना नचा लो, एक प्रोग्राम कर दो, पुलिस को आप बुला लो, डांस गाना कर दो, बॉलीवुड उसमें आके डांस कर ले, शाहरुख खान आके डांस कर ले, तो पुलिस हमारे फेवर में हो जाएगी। बट दे हैव फेल्ड टू रियलाइज दिस थिंग कि ये गवर्नमेंट जो है इस समय देवेंद्र फडणवीस जी की गवर्नमेंट है, एंड मोदी गवर्नमेंट ने सबको एकदम रेड फ्लैग देके, ग्रीन फ्लैग देके रखे कि जाओ जो करना है करो इन लोगों को बाहर निकालने के लिए। तो मुझे ये भी लगता है, और इसलिए इसीलिए ये जो पूरी फैमिली गई थी, कपूर खानदान के ये दामाद थे, ये भी साथ में गए थे मोदी जी से मिलने के लिए। करीना कपूर भी वहां पे गई थी और उसने ऑटोग्राफ लिया था अपने दोनों बेटों के लिए। तो क्या इन्होंने सोचा था कि मोदी जी को ये थोड़ा सा अपना वो स्टारडम दिखा देंगे तो मोदी जी इनके बहकावे में आ जाएंगे, और ये जो एक्ट को रिवाइज किया है 2016 में, शायद उसमें इनको कुछ रियायत दे देंगे। ये मोदी जी हैं और छोड़ेंगे नहीं, दिस इज फॉर श्योर। आई कैन वाउच फॉर दिस थिंग, मोदी जी नहीं छोड़ेंगे अगर सैफ अली खान का कोई भी कनेक्शन निकल के आता है, क्योंकि जैसे अभी हम लोगों ने बात किया कि उसके जो पैसों का मुद्दा तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ेंगे, बाकी कुछ होता तो शायद छोड़ भी देते। वो देखिए पैसों ना का, और गायत्री। मैं लोगों को फिर रिवाइज करवा रही हूँ। सैफ अली खान के जो दादाजी थे वो भोपाल को पाकिस्तान में मर्ज करना चाहते थे, दादाजी, ठीक है। और जो इनके पिताजी थे, पिताजी के जो भाई शेर अली खान थे, वो तो डेप्यूटी डायरेक्टर थे आईएसआई में। तो सोचिए, ये तो पूरा खानदान ही पाकिस्तानी है। मैं तो ये बोलूंगी, क्या करीना कपूर को और करिश्मा कपूर को शादी से या निकाह से के वक्त ये नजर नहीं आया? ये बहुत बड़ी चीज है इन लोगों के लिए गायत्री जी। नंदिता जी, शाहिद कपूर को छोड़, हाँ एक साइड पॉइंट में यहाँ पर करना चाहूंगी। देखिए, हम्म, लड़कियां हमेशा अपने से ऊंचे खानदान में शादी करती हैं, क्यों? जैसे करेक्ट। कई, मैं थोड़ा सा इस पे इलाबोरेट करना चाहूंगी। नॉट ऑल द गर्ल्स हु गेट मैरिड आर गोल्ड डिगर्स, क्योंकि बच्चे वो पैदा करती हैं, वो अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में भेजना चाहती है। एक बायोलॉजिकली हम्म, आप एनिमल किंगडम में भी देखोगे, प्लांट किंगडम में भी सबसे स्ट्रॉन्ग स्पर्म को या सबसे स्ट्रॉन्ग मेल को हम्म, वो पार्टनर बनाती है, ठीक है। हाँ बट कहाँ पर वो जाकर रुकती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गोल्ड डिगर वो हो जाते हैं कि भैया आपने सब कुछ ताक पे रख दिया, सारी चीजें, एंड देन यू गेट मैरिड। दिस इज कॉल्ड गोल्ड डिगिंग। करेक्ट। ये चूजिंग अ करेक्ट। वाइज पार्टनर इज नॉट अ बैड डील जनरली, क्योंकि लड़कियों को इस एंगल से बहुत देखा जाता है। चूजिंग अ गुड स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव पार्टनर इज नॉट अ बैड डील, बिकॉज दैट इज हाउ इट इज। ये बंदा तो ना तो एग्रेसिव है, ना ये सक्सेसफुल था, ना मैं, क्योंकि बारीक भाई, देखिए गोल्ड डिगिंग वर्ड यूज किया ना, क्यों? आपने सब कुछ ताक पे रख दिया, आपने धर्म ताक पे रख दिया, आपने अपना करियर ताक पे रख दिया, आपने उम्र का नहीं देखा। क्योंकि एक एज के बाद, नंदिता जी, इफ द एज गैप इज टू मच, तो फिजिकल रिलेशंस में भी लोगों को प्रॉब्लम होती है। सभी एडल्ट हैं, बिल्कुल। आई विल नॉट बिल्कुल इलाबोरेट ऑन दैट, एब्सोल्युटली। हाँ। है ना? तो आप इतने बड़े बंदे से करेक्ट। शादी करिए, तो जब बुढ़ापा होगा तो आपकी जवानी होगी, राइट? तो तो अपने दिस से इज गोल्ड अच्छा, डिगिंग ना। हाँ। हाँ, दिस इज, अपने से स्ट्रॉन्ग पार्टनर लेना इज नॉट बैड, बहुत लड़कियां करती हैं, बॉलीवुड में भी करती हैं, बट ये नॉर्मल टेंडेंसी है। बट इसीलिए मैंने कहा कि उस गोल्ड डिंगिंग को मैं डिफाइन करना चाहती हूँ आजकल, क्योंकि वो हम्म, ज्यादातर कॉमनली भी चिपका दिया जाता है। तो आप सोचिए, इतने उम्र में बड़े बंदे को, धर्म से नहीं आपके, जिसकी दो बच्चियां हो, दो बच्चे हो पहले से ही, और एब्सोल्युटली जिसने पहले एक एब्सोल्युटली। सेट एग्जाम्पल सेट किया कि उसने ऐसी महिला से शादी की जो खुद उसकी, उससे उम्र में कितनी बड़ी थी, उस बंदे को अपनी सेंस ही नहीं है कि मुझे किससे शादी बुआ करनी है। मौसी, बुआ ये मौसी की एज की थी अमृता सिंह। एग्जैक्टली exactly। तो इनफैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट, आरएसएन सिंह जी के साथ में एक वीडियो करी थी, वहीं से मुझे अभी आया कि या तो ये हाँ अपने हाँ। से उम्र में
बड़ी लड़की से शादी करते हैं, एकदम ही छोटी लड़की से शादी करते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी उम्र वाली लड़कियां तो सारी हिजाब में होती है। सॉरी, ये साइड पॉइंट था, वापस आ जाती हूँ सैफ अली खान पे। सो कमिंग, मोदी जी छोड़ने वालों में तो नहीं है। इनको लगा था हम जाके मिल लेंगे, नहीं, राज कपूर के 100 ईयर सेंचुरी की बातें कर लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और 15,000 करोड़ इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, इट्स अ वेरी बिग अमाउंट। बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं, और जो सोचो ना गायत्री आप ये चीज को, कि जब इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हाथ से फिसल करके जाएगी तो मातम तो मनना पक्का है, 100% पक्का है। और मेरे ख्याल से अब शाहरुख खान, आमिर खान तो अपने आप को बहुत लो प्रोफाइल रखते हैं, और सलमान खान ने अपने आप को एकदम बैक स्टेज पे लेके आ गए, लेकिन शाहरुख खान को भी मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारे गेम प्ले कर लिए थे जब उनका बेटा पकड़ा गया था ड्रग्स के साथ में। ये मुंबई पुलिस है। मुंबई पुलिस is working under the orders of देवेंद्र फडणवीस जी। देवेंद्र फडणवीस जी is working under the orders of नरेंद्र मोदी जी। तो मुझे डबल लगता है इंजन। कि कीड़े मकोड़ों को निकलने का, आए ना बाहर। ये हम लोगों भी तो आज अगर मैं और आप बैठ करके कॉमन सिटीजन की तरह अगर इस चीज को हम डाइसेक्ट कर पा रहे हैं, तो सोचिए हमारे से ऊपर जो पुलिस बैठी हुई, जो क्राइम ब्रांच बैठी हुई है, उनके पास कितने सारे इनपुट्स होंगे। उन्होंने कितना 2+2 2+4 सब कुछ कर दिया होगा। मुझे मुझे एक्चुअली मेरा अभी वाली चीज पे नहीं जा रहा है। मुझे लग रहा है जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुए होंगे तो मंसूर अली हम्म। खान ने और जो उनके चार भाई हैं, सगे भाई इनफैक्ट, शेर शेर अली खान ने, खान। ठीक है, हम्म। शेर अली खान ने बीच में क्या क्या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की होगी, इमेजिन। बिकॉज दे तो एनीवे वांटेड टू मर्ज इन पाकिस्तान, रिमेंबर। भाई बिल्कुल। अगर सिर्फ दादाजी होते तो बात अलग थी, पर दादा का जो बेटा है, जो मंसूर अली खान का भाई है, वो हाँ, वो तो आईएसआई का वो जाके काम ही करने लगा। वो जस्ट तो जाके इमेजिन। काम ही। सो मे बी ही वाज वर्किंग विद द टेंडेंसी कि मंसूर अली खान को भी ले जाऊंगा और ये पूरे एरिया को मैं पाकिस्तान में मर्ज करवा लूंगा। ऑब्वियसली थॉट्स तो इनके वैसे ही रहते हैं। गायत्री गायत्री आई डिफर यहाँ पे। मंसूर अली खान जो है वो बन गया क्रिकेटर। और इफ यू रिमेम्बर, या अगर आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, तो मंसूर अली खान की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग थी इन पाकिस्तान। गॉट इट। या तो ये तभी तो ये पूरे लोग लिंक्स, हाँ, ये जो लिंक्स हम जोड़ते हैं ना, तो इस लिंक्स जोड़ने पे बहुत बड़ा एक बलून सा फूल जाता है गायत्री जी, जिसको कि मुझे लगता है कि अब एक एक करके प्रिक करके सारी हवा निकालने का टाइम अब आ गया है। और वो काम अब तभी करने के लिए मुझे लगता है गवर्नमेंट इज रेडी नाउ। तभी कहते हैं ना कि मोदी जी की हिंदुओं कितने बड़े बड़े सिस्टम्स के साथ लड़ रहे हैं, वो हम लोगों को अंदाजा नहीं है। सोचिए अगर इनके ऊपर ये अटैक नहीं होता, इनका हम सब लोग खोज भी नहीं शुरू करते, तो ये न्यूज भी नहीं हाँ, सामने आती, तो ये पता भी बिल्कुल नहीं चलता कि इनके बिल्कुल। भाई, इनके चाचा जान जी हैं, वो आईएसआई के डिप्टी डायरेक्टर थे। हम शॉक्ड। परदादा का पता था, दादा का पता था, पर चाचा, सगे चाचा या सगे ताऊ, बड़े या हाँ, छोटे जो भी चाचा 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 चाचा, थे। इमेजिन। जस्ट इमेजिन। इमेजिन, और या दिस इज। शर्मिला टैगोर कमिंग फ्रॉम सच अ रेपुटेड फैमिली, वो क्या उसने देखा, उसने कभी सोचा नहीं। मतलब उसका लीनिएज जो है शर्मिला टैगोर का, कहाँ शुरू होता है, किस फैमिली को बिलोंग करती है वो। और एक बार भी नहीं सोचा कि मैं जिसे इश्क मोहब्बत कर रही हूँ, जिसे मैं शादी करके बेगम बनने जा रही हूँ, उसकी फैमिली में क्या है, कि उसकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, या उसके जो लिक्विड। जेठ थे, देवर, जो देवर थे, वो क्या थे। मतलब घिन आती है गायत्री जी। मतलब अब तो ये लगता है ना कि गिल्टी फील होता है कि हमने इतनी सारी मूवीज बॉलीवुड की क्यों देखी। एक न्यूज आर्टिकल दिखाती हूँ। जैसे वो कौन थी, बरखा दत्त कह रही थी ना, मदरसा के, वो टीचर के बेटा हाँ, टीचर का बेटा, टेररिस्ट कैसे बन गया, वो स्टोरी चला प्रिंसिपल, रही थी रिटायर्ड वैसे। रिटायर्ड प्रिंसिपल का बेटा था वो। रिटायर्ड प्रिंसिपल का बेटा था, वो टेररिस्ट कैसे बन गया, वो कहानी जानना चाह रही थी। वैसे देखिए, आई थिंक दिस इज टाइम्स ऑफ जॉबलेस। इंडिया। हाँ, इन्होंने आर्टिकल क्या छापा है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, सैफ अटैक, जॉबलेस बांग्लादेशी, इलीगल। तो एक काम करते हैं, ये जो द टाइम्स ऑफ इंडिया का जो एडिटर है या जिसने न्यूज छापी है, उसके यहाँ इसको नौकरी पे भेज देते हैं, या बांग्लादेशी जो जॉबलेस भारत के अंदर घूम रहे हैं उनको इनके घर भेज हाँ, देते हैं। अपनी बहन और बिल्कुल बेटियों की खिदमत में लगाइए, अपने घर में चाय पानी करवाइए, कार साफ कराइए, ड्राइवरी में लगाइए, और फिर उसके बाद 1 साल 2 साल बाद हमें रिपोर्ट दीजिएगा कि कौन किसकी बेटी लेकर भाग गया। ठीक है, बिल्कुल। या या एब्सोल्युटली। चाकू घोंपकर कितने पैसे लेकर गया। तो ये जो जॉबलेस है, जॉब तो आपने दे दी, पर क्या है ना, सांप की फितरत होती है डसने की। बाकी इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगी। राइट।
और एक दिन हम एक ना पॉडकास्ट करते, एक शो करते हैं हम लोग अपना गायत्री जी, जिसमें कि वी शुड टॉक अबाउट कि लड़कियों के साथ में किस तरीके से मिसमैनेज किया जाता है उनको सोसाइटी में, फैमिली में, और उसके रिपरकशंस क्या होते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक के ऊपर उनका क्या असर आता है। जैसे अभी आपने जी बात किया था, तो पता लगना चाहिए लोगों को, हम क्योंकि कह देना बहुत वो रहता है, बट डीप में जाकर के लोगों से बात करना मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरी है इस बारे में भी। और आपका चैनल रीच बहुत जबरदस्त है और आपकी बात बहुत आगे तक जाएगी गायत्री जी। जी थैंक यू सो मच नंदिता जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। नंदिता जी का चैनल है टॉक्स विद नंदिता मिश्रा, प्लीज उसे भी लाइक करिएगा। मैं उसको अभी कमेंट सेक्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, तो प्लीज आप वहां पर जाएं, इनको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। अभी रिसेंटली चैनल खोला है, शी इज ट्राइंग हर बेस्ट, बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छे से तैयार करके लाती हैं टॉपिक्स को। सो प्लीज आप इनको आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद इनको भी मिलना चाहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच गायत्री जी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। भारत माता की